वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का होम साइंस क्लासेस में। आज की क्लास में हम करेंगे होम मैनेजमेंट के क्वेश्चन जो कि प्रकाश व्यवस्था से संबंधित होंगे। ठीक है, हम टॉपिक वाइज चल रहे हैं। हाँ, ये बात कह सकती हूँ कि मैंने मैनेजमेंट में डायरेक्ट उसके जो चरण है ना, आयोजन है, गृह व्यवस्था क्या है, वहाँ से क्वेश्चन ज़रूर नहीं लिए हैं। क्यों नहीं लिए हैं? वो बेसिक चीज़ वहाँ तक सब लोग पढ़ ही लेते हैं। जो लास्ट में पॉइंट्स रह जाते हैं, मतलब जो टॉपिक्स रह जाते हैं लास्ट में, वो वहाँ तक आते आते व्यक्ति पढ़ना छोड़ देता है। तो मैंने लास्ट से ही लगभग उठाया है। सबसे पहली वीडियो थी आपकी फ्लावर डेकोरेशन नहीं हो मतलब थी कलर्स की। फर्स्ट वीडियो थी वो कलर्स के क्वेश्चंस की थी, सेकंड थी फ्लावर डेकोरेशन की। आज है थर्ड जो कि प्रकाश व्यवस्था से है। हम उल्टा चल रहे हैं, हम पीछे से आगे को आ रहे हैं। ठीक है, तो क्योंकि पीछे कोई नहीं जाता। इंसान स्टार्ट करता है पढ़ना कि हम पढ़ेंगे पढ़ेंगे, फिर क्या होता है लास्ट तक पहुंचता ही नहीं, बीच में ही स्टॉप कर देता है। ठीक है, तो मैंने स्टार्टिंग का मुझे मालूम है, बेसिक तो सभी को पता होता है कि मूल्य लक्ष्य स्तर क्या हैं, गृह व्यवस्था के चरण क्या हैं, उनका मतलब क्या है। तो मैंने लास्ट से उठाया जहाँ तक आप लोग नहीं पहुँच पाते हो। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्वेश्चन वहाँ के भी मिलेंगे आपको। पूरा अभी जो मैनेजमेंट चल रहा है सभी टॉपिक वाइज आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। और प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसलिए नहीं कह रही हूँ कि भाई सिर्फ मुझे सब्सक्राइब कराना चले जाना, मैं इसलिए भी कह रही हूँ कि मैं आपको रोज़ अच्छे अच्छे वीडियोस लाऊंगी, आपका फ़ायदा होगा, आप पढ़ोगे, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और मेरा तो भाई फ़ायदा है ही, यहाँ पर काम कर रही हूँ तो मुझे तो चाहिए ही भैया सब्सक्राइबर, लाइक्स वगैरह है ना, कमेंट्स वगैरह। तो वो मेरा है थोड़ा स्वार्थ, लेकिन इतना भी नहीं कि आपका उसमें कोई फ़ायदा नहीं, सिर्फ मेरा ही फ़ायदा है। ठीक है, तो हम दोनों एक दूसरे का को सपोर्ट करते हुए क्लास में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है फर्स्ट, निम्नलिखित में से किसी प्राचीन, यहाँ पर किसे होगा, प्राचीन ग्रंथ शास्त्रों ने जीवन का प्रतीक माना है। इनमें से क्वेश्चन का आंसर दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसे प्राचीन ग्रंथ शास्त्रों ने जीवन का प्रतीक माना है? क्या प्रकाश को, या फिर आँख को, या फिर सूर्य को, या कह सकते हैं वनस्पति को? तो देखो, प्रकाश ना होता तो आप आंखों का क्या करते? कुछ दिखता ही नहीं। सूर्य होता और सूर्य में प्रकाश नहीं होता तो आप क्या करते? कोई फ़ायदा ही नहीं होता। जैसे हम कहीं पड़े होते वैसे ही सूर्य देवता कहीं पड़े होते। ठीक है ना, तो कह सकते हैं यहाँ पर जो राइट आंसर क्या होगा हमारा, ए ऑप्शन होगा। जो प्रकाश है उसे प्राचीन ग्रंथ शास्त्रों ने क्या माना है, जीवन का प्रतीक माना है। और ये वाकई इसमें बहुत सही बात है। बिना प्रकाश के आपको पता है वनस्पति भी नहीं उगेगी। ठीक है, वनस्पति को भी सूर्य मतलब जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है तो वो कहीं ना कहीं सूर्य की किरणों, पानी, इन्हीं सब चीज़ों का यूज़ होता है। आप जानते हो ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो कह सकते हैं कि वनस्पति भी नहीं उगती अगर प्रकाश नहीं होता, है ना। इसके बाद अगर बात करें कि प्रकाश को जीवन के अतिरिक्त और किसका प्रतीक माना गया है, तो ऊर्जा का प्रतीक भी प्रकाश को माना है। कि हमारे अंदर जो ऊर्जा है वो भी प्रकाश से ही हमें मिलती है। जो ज्ञान है, क्योंकि हम देख पाते हैं चीज़ों को, ठीक है, समझ पाते हैं, तो ज्ञान का भी प्रतीक है क्या, प्रकाश। तो प्रकाश किस किस का प्रतीक है? हमारे जीवन का प्रतीक है, ऊर्जा का प्रतीक है, ज्ञान का प्रतीक है। ओके, तो ये तीनों ऑप्शन भी मिल सकते हैं, तो आपके लिए राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त तो सभी। एक मिले तो इनमें से एक लगा देना। ऊर्जा पूछा जाए, ज्ञान पूछा जाए, जीवन पूछा जाए, तो ये प्रकाश के प्रतीक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, बिजली के लट्टू का आविष्कार किया गया? ए ऑप्शन थॉमसन द्वारा, बी ऑप्शन एडिशन द्वारा, सी ऑप्शन जेम्स वॉट द्वारा, या डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। बिजली के लट्टू का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? ये आविष्कार की अगर बात आए कब से स्टार्ट हुआ, तो ये 18वीं शताब्दी के पास की देन है। ठीक है, 18वीं शताब्दी के शुरुआत में क्या हुआ, ये परिवर्तन हुए। पहले हम प्रकाश के लिए किस पर डिपेंड थे, सूर्य पर डिपेंड थे। अब सूर्य रात में तो होता नहीं है सूरज, तो होती थी समस्याएं। फिर क्या हुआ, आविष्कार शुरू हुए, जिससे क्या होता है हमारी जीवन की जो लाइफ है वो इजी हो गई। हम किसी भी टाइम काम कर सकते हैं। हमारे पास दिन में टाइम नहीं है तो हम रात में भी काम कर सकते हैं। तो इससे और बकाया जो पहले के जो सिस्टम थे वो कहीं ना कहीं आँखों के लिए नुकसानदायक हुआ करते थे। ठीक है ना, जो मिट्टी के तेल से जो लैंप वगैरह जलाते थे उनसे जो धुआं निकलता था वो हम लोगों के लिए काफ़ी नुकसानदायक होता था। तो इसका आविष्कार जो किया वो एडिशन द्वारा किया गया है, बिजली के लट्टू का आविष्कार। बिजली के लट्टू का मतलब ये है कि जो आप बल्ब देखते हो ना, उस तरीके की जो चीज़ है उसका आविष्कार, उससे पहले बिजली का लट्टू ही बोला गया। ठीक है, ओके।
क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रकाश का महत्व है आँखों की सुरक्षा के लिए, दृष्टि को साफ रखने के लिए, शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य के लिए, या फिर उपर्युक्त सभी। तो बात सही है, जो प्रकाश होता है उसकी आवश्यकता हमें क्यों होती है भाई? इसके साथ 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 किसके लिए भी? सज्जा के लिए। सज्जा, जो सजावट हम करते हैं, कितनी भी सजा लो आप, ठीक है, कितनी भी डेकोरेशन आप कर लो, लेकिन रोशनी नहीं है तो क्या देखोगे डेकोरेशन को? तो ये सभी पॉइंट बिल्कुल सही हो जाएंगे। जो हम प्रकाश का इस्तेमाल करते हैं, या प्रकाश का हमारे जीवन में जो महत्व है वो हमारी आँखों की सुरक्षा के लिए भी है। आँखें साफ रहेंगी तो हमारी दृष्टि साफ रहेगी, हमें सब कुछ साफ दिखाई देगा, और जब सब कुछ साफ दिखाई देगा तो हमारे ऊपर मेंटली कोई आँखों पर ज़बरदस्ती तो हम कुछ देख नहीं रहे जो इरिटेशन होगा, तो हम शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे, और यहाँ पर सभी ऑप्शन सही हो जाएंगे। और सजावट वाला भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रकाश की आवश्यकता है कार्य के लिए, सुरक्षा के लिए, सुंदरता के लिए, या उपर्युक्त सभी के लिए। जल्दी से बताइए, प्रकाश की आवश्यकता हमारे जीवन में क्यों है? तो प्रकाश की आवश्यकता क्यों है? सभी के लिए। भाई प्रकाश के बिना हम कार्य नहीं कर पाएंगे, प्रकाश के बिना हम सुरक्षित नहीं रह पाएंगे, और प्रकाश के बिना कहीं भी कितना भी डेकोरेशन कर लेना, कितना भी आप अपने फेस पर पुट्टी लगा लेना, लेकिन सुंदरता तभी आएगा जब आपको कोई देख पाएगा, ठीक है ना? नहीं तो हमारी सुंदरता सब बेकार है। ओके, कितनी भी डेंटिंग पेंटिंग कर लो फेस पर, अगर दिखे ही ना वो डेंटिंग पेंटिंग, तो फिर किस बात की सुंदरता रहेगी आपकी? ओके, तो डी ऑप्शन हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद अगर पूछा जाए कि और भी कुछ पॉइंट्स होते हैं जो प्रकाश की जिसके लिए आवश्यकता होती है, एक तो आराम के लिए भी होती है। भाई प्रकाश क्या होता है? आराम प्रतीत कराता है, ठीक है। आराम के लिए भी प्रकाश की आवश्यकता होता है। क्यों होता है? कोई भी हम कार्य कर रहे हैं, ठीक है, तो वो आरामदायक तभी हो पाएगा जब आपके पास प्रकाश होगा, नहीं तो आप कहीं कंफर्ट ही नहीं फील कर पाओगे, अंधेरे में कुछ कर पाओगे। तो वो होता है कि आराम के लिए, इसीलिए इन्हें अतिरिक्त लिख लगाया गया है। मतलब इसके अलावा जो ये कार्य है, सुरक्षा है, सुंदरता है, ये तो इम्पॉर्टेंट है ही है। ये 3 मेन पॉइंट है प्रकाश की आवश्यकता, यहाँ पर जो दिया है ये मेन आवश्यकताएं हैं। लेकिन इसके अतिरिक्त भी पूछा जाए तो आराम हो गया, दृष्टि प्रदान करने के लिए, ठीक है, दृष्टि प्रदान करने के लिए। देखो मैं बुक से पढ़ाती हूँ आपको, ठीक है, क्वेश्चन में PYQ लाती हूँ और उससे जुड़े हुए जो भी फैक्ट हैं वो मैं बुक से उठाती हूँ, और दुनिया में हर कोई व्यक्ति पढ़ाने वाला बुक से ही पढ़ाता है। तो मैं ये सारे पॉइंट्स आपको बुक से बता रही हूँ, कुछ अपनी तरफ से नहीं बता रही हूँ, इसलिए आप आराम से नोट डाउन कर सकते हो, जिससे आपकी तैयारी अच्छी हो, ठीक है। और क्या करता है प्रकाश? नीरसता दूर करता है। भाई जब रोशनी होगी तो आपके अंदर हर बात पर थकान नहीं होगी, लेकिन अगर आपके पास प्रकाश नहीं होगा तो आप हर जगह पे थके थके महसूस करोगे। तो नीरसता को क्या करता है? दूर करता है, ठीक है। और क्या करता है? बल उत्पन्न करता है, बल उत्पन्न करता है, ओके, बल उत्पन्न करता है प्रकाश, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, प्रकाश के साधन कौन कौन से हैं बताने हैं। प्रकाश के साधन हैं 2, 3, 4, 5। कितने साधन हैं प्रकाश के? जल्दी बताइए। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? प्रकाश के 2 साधन हैं। कौन कौन से हैं 2 साधन? एक तो आपका हो गया प्राकृतिक साधन, जिसमें मेन होता है सूर्य, ठीक है, प्राकृतिक साधन, ओके, सौर ऊर्जा जिसका मेन साधन है। दूसरा क्या हो गया आपका? कृत्रिम साधन। दूसरा क्या हो गया आपके? कृत्रिम साधन। एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, नोट जरूर करिएगा, ठीक है, नोट करते चलिए, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक अच्छे प्रकाश की प्राप्ति के लिए कमरे के कुल क्षेत्रफल का खिड़की का क्षेत्रफल होना चाहिए। मान लीजिए एक कमरा है, ठीक है, अपने आप में वो 100% माना जाएगा कमरा? नहीं माना जाएगा, अपने आप में वो 100% है, भले ही छोटा है चाहे बड़ा है, लेकिन उस 100% कमरे में कितनी जगह ऐसी दोगे आप, कितना क्षेत्रफल दीवार का दोगे जिसमें कि आपकी खिड़की होनी चाहिए। और खिड़कियाँ क्यों होनी चाहिए? जिससे आपको अच्छे से प्रकाश मिलता रहे, ठीक है, अच्छे से प्रकाश मिलता रहे, रोशनी, हवा, वायु सब कुछ आती रहे। क्या 50% या फिर 100% दे दोगे, या 25% या 75%? अब भाई 100% तो कमरा है, 100% कमरे को आप खिड़की में ही कन्वर्ट कर दोगे तो फिर कमरा किस बात का रह गया, ठीक है। 50% भी बहुत हो गया, क्योंकि हमें वार्डरोब वगैरह भी बनानी पड़ती हैं कमरे में, कपड़े उपड़े रखने के लिए, मतलब स्टोरेज के लिए, कोई भी सामान रखने के लिए। तो ऐसा भी नहीं हम 50% खिड़कियों में ही दे देंगे, तो फिर हमें और भी चीज़ें रूम में बनानी है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा आपका 25%, ठीक है। खिड़कियों के लिए कितना स्थान जरूरी है? कम से कम 25% में आप ऐसा काम करो जो कि संवातन भी अच्छे से हो सके, मतलब वायु का आवागमन अच्छे से हो सके, अशुद्ध वायु बाहर जा सके और शुद्ध वायु घर के अंदर आ सके, ठीक है, और साथ ही साथ आपके लिए अच्छी रोशनी, प्रकाश भी मिल सके।
क्वेश्चन नंबर 7 है, सूर्य के तेज प्रकाश को नियंत्रित करने हेतु निम्न साधन का उपयोग करना चाहिए। क्या कंप्यूटर डिवाइस का यूज़ करना चाहिए? क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, सूर्य के तेज प्रकाश, क्योंकि प्रकाश इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, लेकिन एक जो तेज प्रकाश आंखों पे पड़ता है, जो चकाचौंध पैदा करता है, वो प्रकाश हमारे लिए हानिकारक हो जाता है। तो सूर्य के तेज प्रकाश को नियंत्रित करने हेतु निम्न साधन का उपयोग करना चाहिए, मतलब तेज प्रकाश से आप बचें, इसके लिए किस साधन का आप यूज़ करोगे? कंप्यूटर डिवाइस का यूज़ करोगे, शेडिंग डिवाइस का यूज़ करोगे, कलरफुल डिवाइस का यूज़ करोगे, या निम्न में से सभी? तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसके लिए शेडिंग डिवाइस का यूज़ करते हैं। क्या करते हैं? शेडिंग डिवाइस से क्या होता है, एकदम चकाचौंध वाली समस्या नहीं पैदा होती है। अब शेडिंग डिवाइस क्या हो जाते हैं, हमें ये भी पता होना चाहिए। तो ये जो पर्दे होते हैं, या फिर उन्हें एक चीज़ और ब्लाइंड बोलते हैं जैसे, ठीक है। ब्लाइंड क्या होता है, मतलब होता है पर्दे की तरह चीज़ें जो क्या तेज प्रकाश को कंट्रोल करती हैं। तो शेडिंग डिवाइस है क्या पूछा जाए, तो ये पर्दे वगैरह हैं, ब्लाइंड वगैरह हैं, जिनका हम यूज़ करते हैं। तो एकदम से हमें तेज प्रकाश नहीं पड़ता है, हमें रोशनी भी मिल जाती है आवश्यक, और हमारे ऊपर एकदम से तेज धूप भी नहीं पड़ती है, ठीक है, या तेज रोशनी नहीं पड़ती। तो हम इनको कहते हैं शेडिंग डिवाइस, ठीक है। एक आपसे और पूछा जा सकता है यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है, क्योंकि ऐसी चीज़ें पूछ ली जाती हैं कब, जब कंपटीशन मतलब टफ करना हो, क्योंकि लेकिन अभी तक ये शायद मेरे हिसाब से पूछा नहीं गया है। और क्या, और नेट में पूछा गया हो तो अभी नेट पर मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, अभी मैं टीजीटी पीजीटी ही लेकर चल रही हूँ, ठीक है। तो बेनिशियन मतलब पढ़ रही हूँ नेट का भी, क्योंकि आगे मुझे प्रैक्टिस नेट की भी करानी है जून में जो एग्ज़ाम है। लेकिन ऐसा है, भी यहाँ तक नहीं पहुँची हूँ मैं, अभी मैं न्यूट्रिशन साइंस पर लगी हुई हूँ, ठीक है। स्टार्टिंग में वहीं से स्टार्ट होता है इसलिए, ठीक है। तो बेनेशियन एक होता है बेनेशियन ब्लाइंड। बेनेशियन ब्लाइंड क्या चीज़ होती है, इसे ध्यान रखना, ये नेट वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि अच्छा पॉइंट है। तो बेनेशियन ब्लाइंड एक लोचमय या बहुत प्रभावशाली साधन माना जाता है प्रकाश व्यवस्था में। क्यों माना जाता है? क्योंकि ये जो होता है प्रकाश भूमि से, भूमि होती है ना, भूमि जो ज़मीन होती है, धरती होती है, उसके अंदर रोशनी प्रवेश कराकर इस तरीके से उससे आपको रोशनी प्रदान की जाती है कि आपको प्रत्यक्ष सूर्य आंखों पे नहीं पड़ेगा, ठीक है। प्रत्यक्ष सूर्य के प्रकाश से आप बच जाओगे, लेकिन आपको रोशनी जो प्रकाश चाहिए, जो नॉर्मल, जो आपकी आंखों में चकाचौंध पैदा नहीं करे, वो चीज़ आपको प्राप्त होगी। मतलब एक अच्छा प्रकाश मिलेगा, रोशनी भी पर्याप्त मिलेगी, लेकिन वो एक प्रतिक्रिया होती है जिसको भूमि के माध्यम से मतलब प्रदान किया जाता है। तो उसकी जो रिफ्लेक्ट किरणें होती हैं वो भूमि पर पड़ जाती हैं और आपको सिर्फ प्रकाश मिलता है, ठीक है। तो ये आपको बेनेशियन ब्लाइंड याद रखना है क्या चीज़ है, इतना याद रखना है कि भूमि जैसा कोई शब्द मिले, ठीक है, कि प्रकाश को पहले भूमि पर डाला जाता है और फिर हमें मतलब प्रकाश मिलता है, तो उसको हम कह सकते हैं प्रत्यक्ष सूर्य की जो किरणें होती है उससे बच जाते हैं। प्रत्यक्ष सूर्य की किरणें सीधे आंखों पर पड़ना, वो चीज़ हुई, तो हम उस चीज़ से बच जाते हैं। तो ये भी बेनेशियन ब्लाइंड भी याद रखिएगा, क्योंकि ऐसे शब्द नेट वाले बहुत जल्दी उठाते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किस लैंप में ऊर्जा की सर्वाधिक बचत होती है? कौन से लैंप में ऊर्जा की सर्वाधिक बचत होती है? क्या हैलोजन लैंप है ये, या फ्लोरेसेंट लैंप है, या प्रकाश उत्सर्जी डायोड लैंप है, या डी ऑप्शन सोडियम वेपर लैंप है? कौन सा सही होगा, जल्दी बताइए। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कौन सा ऑप्शन, एलईडी वाला। एलईडी की फुल फॉर्म पता होगी आपको, क्या होती है एलईडी की फुल फॉर्म? लाइट एमिटिंग डायोड। लाइट एमिटिंग डायोड जो हो गया सी ऑप्शन, जिसको प्रकाश उत्सर्जी डायोड हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। तो एलईडी क्या होगा, लाइट एमिटिंग डायोड। ओके, एलईडी इसका सही उदाहरण है। और ये किस तरीके का मतलब स्रोत है, तो ये अर्धचालक है, ठीक है। अर्धचालक प्रकाश का स्रोत है, ठीक है, अर्धचालक। ओके, अर्धचालक प्रकाश का स्रोत है ये। ओके, ध्यान रखिएगा, अगर पूछा जाए जो एलईडी है या प्रकाश उत्सर्जी डायोड लैंप है कैसा स्रोत है, तो ये अर्धचालक प्रकाश का स्रोत माना जाता है। और ये प्रकाश का उत्सर्जन करता है, जिसके माध्यम से क्या होता है, सूर्य का प्रकाश का जो होता है प्रवाह होता है। सॉरी, सूर्य का प्रकाश नहीं, एक कृत्रिम साधन है, तो इसमें क्या है, प्रकाश का प्रवाह होता है, ठीक है। जब प्रकाश का उत्सर्जन होता है तो इसमें क्या होता है, इसके माध्यम से प्रवाह होता है, किसका, रोशनी का, प्रकाश का, ठीक है। ओके, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 9, कृत्रिम वायु आवागमन का प्रकार है एग्जॉस्ट वेंटिलेशन, वातानुकूलन, संतुलित वायु आवागमन, या फिर उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर आपको सभी समझ में आ रहे होंगे, क्योंकि ये सभी कृत्रिम वायु आवागमन है, ठीक है। डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। एग्जॉस्ट जो हम लगाते हैं खासतौर से रसोई घर में लगे होते हैं, ओके। वातानुकूलन जो भी होते हैं, या संतुलित वायु आवागमन, ये सब क्या है, कृत्रिम वायु के साधन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 है,
डैश बल्ब टेबल लैंप में प्रयुक्त होते हैं? क्या ताप दीप्ति, प्रतिदीप्ति, ट्यूब या मेज? तो ये जो ताप दीप्ति आपको ए ऑप्शन दिख रहा है, ये किस में प्रयोग होते हैं? ये बल्ब जो होते हैं टेबल लैंप में प्रयुक्त होते हैं। टेबल लैंप में, टेबल लैंप आप जानते हो उसमें एक ऊपर से कह सकते हैं इस तरीके से ढक दिया जाता है लैंप को, ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए बल्ब लगा है कोई, ठीक है, यहाँ बल्ब लगा है और इसको क्या किया जाता है, इस तरीके से क्या कर दिया जाता है, ढक दिया जाता है, जिससे क्या है, प्रकाश इस तरीके से विसरित होता है कि डायरेक्ट आपकी आंखों पर चकाचौंध पैदा नहीं होती। इसके अंदर यहाँ पर लैंप लगा हुआ होता है, ठीक है, इसके अंदर यहाँ पर लैंप लगा होता है, ये टेबल लैंप होता है आपका, ठीक है, ओके। तो इसे कहते हैं, क्या कहते हैं, ताप दीप्ति, ओके। बढ़ते हैं आगे। स्वच्छ हवा कमरे में प्रवेश करती है? ए ऑप्शन रोशनदान से, बी ऑप्शन नीचे खिड़कियों से, सी ऑप्शन खिड़कियों तथा रोशनदान से, डी ऑप्शन केवल कूलर से। तो आप जानते हो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा भैया? राइट आंसर आपका होगा सी ऑप्शन, क्योंकि जो स्वच्छ हवा होती है वो खिड़कियों तथा रोशनदान से ही आती जाती है, ठीक है। शुद्ध हवा अंदर आती है, अशुद्ध हवा रोशनदान से ऊपर चली जाती है, क्योंकि जो अशुद्ध होती है वो क्या होता है, ऊपर उठती है, और जो शुद्ध होती है वो क्या होती है, आपके खिड़कियों के माध्यम से अंदर आ जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, खिड़कियों की दिशा का महत्व। रोशनदान तो आप लोग जानते होंगे, आजकल तो मतलब कृत्रिम साधन आ गए हैं, नहीं तो एक समय था कि हर मकान में आप देखते होंगे कि ऊपर के लिए कुछ मतलब नक्काशियाँ जैसी डिज़ाइन बनी हुई होती थी। नक्काशियाँ मतलब क्या होती हैं, बिल्कुल आर पार आप देख सकते हो, डिज़ाइनर, तो वो वेंटिलेशन के लिए ही लगे हुए होते थे। अब तो आजकल तो सब कुछ कृत्रिम चीज़ें चलने लगी हैं, तो मतलब वो चीज़ें अब कहाँ मकानों में देखने को, मुझे तो नहीं मिलती हैं, और होती भी हैं तो वो नॉर्मली अलग से वो लगा लेते हैं चीज़ें अलग, वो अलग विषय है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, खिड़कियों की दिशा का महत्व है हवा और रोशनी के लिए, हवा और बाहरी सौंदर्य के लिए, हवा एवं हवादारी के लिए, रोशनी और सौंदर्य के लिए। तो खिड़कियों की दिशा का महत्व क्यों है, किस किस को पता है भैया? ये बहुत इजी है, हम क्यों लगाते हैं भाई खिड़की तथा रोशनदान के लिए, ठीक है। खिड़की और सॉरी थोड़ा दिमाग कहीं और चला गया था, यहाँ पर इसमें होगा ए ऑप्शन, हवा और रोशनी के लिए, ठीक है, हवा और रोशनी के लिए। भाई खिड़कियों की दिशा का महत्व क्यों है, हम चाहते हैं हवा आए हमारे अंदर, मतलब हवा मेरे घर में आए और रोशनी हमें मिलती रहे, ठीक है। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, क्यों रोशनदान दीवार के ऊपरी भाग में स्थित होते हैं? ए ऑप्शन है अशुद्ध वायु शुद्ध वायु की अपेक्षा भारी होती है, बी ऑप्शन है अशुद्ध वायु शुद्ध वायु से हल्की होती है, सी ऑप्शन है अशुद्ध वायु कभी भारी कभी हल्की होती है। तो ये तो आपको पढ़ते ही समझ में आ गया होगा, ऐसा कुछ नहीं है, डी ऑप्शन, इसमें कोई अंतर नहीं है। तो रोशनदान जो होते हैं दीवार के ऊपरी भाग में इसलिए लगाए जाते हैं, जो अशुद्ध वायु होती है वो शुद्ध वायु से हल्की होती है। तो जब आपकी खिड़कियों से शुद्ध वायु अंदर आती है और जो अशुद्ध वायु होती है वो हल्की होती है, तो वो ऊपर उठती है, ठीक है, ओके, ऊपर उठती है। तो अशुद्ध वायु क्या होती है, शुद्ध वायु से हल्की होती है। क्यों हल्की होती है? क्योंकि उसमें जो ऑक्सीजन वगैरह होती है, जो गैसें होती हैं, वो लोग तो हम लोग वो चीज़ें हम यूज़ कर चुके होते हैं, तो वो क्या, वो हल्की जो बचा हुआ भाग होता है, कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग छोड़ते हैं, वो सब क्या होती है, हल्की होती है, वो ऊपर को चली जाती है, ठीक है, ऊपर को चली जाती है, रोशनदान से बाहर हो जाती है, और खिड़कियाँ खुली होती है, उससे हमारे अंदर घर के अंदर मतलब शुद्ध वायु प्रवेश कर जाती है, क्योंकि शुद्ध वायु जो होती है बाहरी होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, संवातन के लिए आवश्यक है कमरों में खिड़कियां, दरवाजा व वेंटिलेटरों की पर्याप्त संख्या, घर का बड़ा होना, आसपास पेड़ों का होना, या डी ऑप्शन उपर्युक्त सभी, ठीक है। तो संवातन के लिए वैसे तो ये सभी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन कहीं कहीं आयोग ने इन सभी को माना है, और एक जगह आपको पता है सिर्फ ए ऑप्शन को सही माना है। घर थोड़ा बड़ा हो, ठीक है, या फिर घर जैसा भी हो उस हिसाब से फिर लोग कम होने चाहिए। मान लो घर छोटा है तो लोग कम होना चाहिए, क्योंकि घर छोटा है, बहुत सारे लोग उसमें रह रहे हैं, तो एक दूसरे जो कहते हैं ना सफोकेशन की दिक्कत होती है, एक दूसरे से जो गैसें निकलती हैं, ठीक है, या एक दूसरे की जो गर्मी होती है वो क्या है, और ज़्यादा वातावरण को गर्म करती है, मतलब
पॉल्यूशन भी देती है वातावरण को। तो या तो घर बड़ा होना चाहिए या फिर घर छोटा है तो लोग कम होने चाहिए। ठीक है, तो घर के जो लोग होंगे उन्हें तो आप बाहर निकाल नहीं दोगे, इसका मतलब है कि घर बड़ा होना चाहिए। ठीक है, और आसपास के पेड़ भी होने ज़रूरी हैं। अगर आसपास पेड़ पौधे हैं तो घर थोड़ा छोटा भी होगा तो भी कुछ नहीं, जो हवा वगैरह चलेगी, वायु मिलेगी, वो आती जाती रहेगी तो भी सही है, चलो कोई बात नहीं। घर छोटा है लेकिन आसपास पेड़ पौधे ज़्यादा हैं। ठीक है, लेकिन आप देखते हो आजकल जो बस्ती वाले क्षेत्र हैं वहाँ पेड़ पौधों के पता नहीं है और एक एक झोपड़ी में कितने कितने लोग रह रहे हैं, तो कितना वहाँ पर गंदा माहौल होता है। तो ऐसे भी समझ सकते हैं इन चीज़ों को। तो आयोग ने ज़रूर कंफ्यूज किया है, लेकिन मेरे हिसाब से भी आंसर डी ही होना चाहिए, और बुक में भी यही सारी चीज़ें दी हुई हैं, तो फिर डी ऑप्शन ही सही होगा। लेकिन आयोग को पता नहीं क्या हो जाता है, कभी कोई आंसर मान लेगा, कभी कोई आंसर मान लेगा। क्वेश्चन नंबर 15, कमरे के अच्छे संवादन के लिए आवश्यक है एक खिड़की एक दरवाजा, एक खिड़की एक रोशनदान एक दरवाजा, पारगामी संवादन व्यवस्था, कूलर की व्यवस्था। तो सबसे सही सटीक ऑप्शन क्या है आपके लिए? एक खिड़की हो, कम से कम एक खिड़की हो, एक रोशनदान हो व एक दरवाज़ा हो, इतना तो होना ही चाहिए एक घर में। ठीक है, तो अच्छे संवादन के लिए ये चीज़ ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर क्या है 16, मंदिम प्रकाश से भवन में उत्पन्न नहीं होती है उदासीनता, तनाव, थकान, सज्जा में सौंदर्यवर्धन। एक ही पॉजिटिव है और सारी चीज़ें निगेटिव हैं। और अभी हमने बताया भी था आपको, अगर प्रकाश की व्यवस्था क्यों आवश्यक है, तो हमने बताया था आराम के लिए आवश्यक है, नीरसता दूर करने के लिए आवश्यक है। नीरसता दूर हो गई मतलब थकान और तनाव दूर हो गया, उदासीनता दूर हो गई। ये सारे शब्द एक दूसरे से लगे हुए हैं। ठीक है, तो फिर क्या चीज़ सही होगी यहाँ पर? डी ऑप्शन सही होगा। ओके, डी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि मंदिर प्रकाश से उदासीनता भी आएगी, तनाव भी आएगा, थकान भी आएगी, लेकिन सज्जा में सौंदर्यवर्धन नहीं होगा। ठीक है, ये नहीं कि आपकी सजावट सुंदर लगेगी। ओके, प्रकाश है नहीं, घर को बहुत अच्छे से सजा रखा है तो नहीं अच्छा लगेगा। ओके, वो अलग डेकोरेशन होती है जो कुछ हल्के प्रकाश में दिखती है, वो अलग विषय है। लेकिन नॉर्मल अगर आप रोज की बात करो तो डी ऑप्शन ही सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17, गृह सज्जा में रट महोदय ने कला का मूल तत्व किसे नहीं बताया है? क्या रेखा को, स्वरूप को, स्पर्श को या प्रकाश को? तो प्रकाश को। क्यों नहीं बताया है? क्योंकि प्रकाश के अंतर्गत ही आपके कुछ ये सिद्धांतों का, कला का उपयोग भी किया जाता है। ठीक है, रेखा का, स्वरूप का, कलाओं का उपयोग किया जाता है प्रकाश व्यवस्था में भी। तो इसीलिए इन्होंने प्रकाश को अलग कर दिया कि प्रकाश के लिए भी मतलब कुछ तरीके होते हैं प्रकाश व्यवस्था की भी। तो इसलिए मतलब इन्होंने प्रकाश को तत्व से हटा दिया, तत्व से ही हटा दिया। क्यों? क्योंकि प्रकाश अपने आप में एक अलग विषय है, प्रकाश भी कोई छोटा विषय नहीं है जिसको, और ये रेखा है, स्वरूप है, स्पर्श है, ये किसी न किसी व्यक्ति की अभिव्यक्ति हैं। ठीक है, कि कैसे किसी चीज़ को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो प्रकाश को भी रिप्रेजेंट किया जाता है। एक आप सीधे से कोई छोटा सा बल्ब लगा दो, कि एक आप सब कुछ सोच कर लगाओ कि पढ़ाई के हिसाब से बल्ब लगाना है, रसोई के हिसाब से बल्ब लगाना है, ठीक है, सजावट के हिसाब से रोशनी करनी है, तो ये एक अलग विषय है। तो प्रकाश खुद अपने आप में एक विषय है, इसलिए रट महोदय ने प्रकाश को कभी भी तत्व में शामिल नहीं बताया है। क्यों? क्योंकि वो खुद अपने आप में अलग विषय है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, बैठक और पढ़ने के कमरे में कितने वॉट का बल्ब लगाना चाहिए? ए ऑप्शन है 40 वॉट का, बी ऑप्शन है 60 वॉट का, सी ऑप्शन 100 वॉट का, या फिर डी ऑप्शन है 150 वॉट का। तो बैठक और पढ़ने के कमरे में हमेशा ध्यान रखो 100 वॉट का बल्ब लगाना चाहिए। कितना? 100 वॉट का बल्ब लगाना चाहिए, किसमें? बैठक और पढ़ने के कमरे में। ओके, इससे कम का अगर 60 वॉट का बल्ब आता है तो अगर उसको आप लगाते हो तो उससे आपको सही रोशनी नहीं मिलेगी और आंखों पर प्रभाव पड़ेगा, तो वही बात जो थकान वगैरह, नीरसता वगैरह पैदा होगी। क्वेश्चन नंबर 19 है, प्राकृतिक संवर्धन के अंतर्गत आता है वातानुकूलन, एग्जॉस्ट फैन, संवहन धाराएं। अच्छा, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। ओके, डी ऑप्शन इनमें से सभी। ओके, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये रिपीट हो गया एक क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 है, अच्छी प्रकाश व्यवस्था के मुख्य साधन हैं वहनीय लैंप, स्थायी स्थापक, संरचनात्मक प्रकाश, या डी ऑप्शन उपर्युक्त सभी। अच्छी प्रकाश व्यवस्था के मुख्य साधन की बात हो रही है। ओके, अच्छी प्रकाश व्यवस्था से संबंधित साधनों की बात हो रही है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि स्थायी स्थापक भी होना चाहिए। ओके, मतलब या तो आप स्थायी स्थापक लगा लो जिससे आपको अच्छी प्रकाश रोज मिले, या वहनीय लैंप जो होते हैं उनका इस्तेमाल करो, या संरचनात्मक प्रकाश का इस्तेमाल करो। इससे संबंधित कुछ तत्व भी पूछे जाते हैं, अच्छी प्रकाश व्यवस्था से संबंधित तत्व कौन से हैं, तो तत्व भी याद रखिएगा। मैं आपको देखो तत्व सिद्धांत भी बताती चल रही हूँ, हर वीडियो में बताया है मैंने। ओके, फ्लावर डेकोरेशन में भी बताया है मैंने कि कौन कौन से तत्वों का यूज़ करना चाहिए। ठीक है,
और शायद रंगों वाले कलर्स वाले में भी थोड़ा बहुत जो भी तत्व यूज़ होते हैं वो भी बताए हैं। ओके, तो हम सब में हर चीज़ को प्रयास कर रहे हैं आपको बताने के लिए, तो इसी बात पर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर भी अवश्य करें फ्रेंड्स लोगों के लिए। ठीक है, तो कौन कौन से तत्वों का ध्यान रखना है? सबसे पहले तो आपको प्रकाश व्यवस्था करते समय ये देखना है कि कमरे की बनावट कैसी है आपकी। ओके, कमरे की बनावट क्या है आपकी, और क्या कमरे में रंग कैसा, कलर कैसा कर रखा है आपने, ये ध्यान रखना है। सतह कैसी है आपके घर की, ठीक है, क्या रूपरेखा है, सतह के मतलब घर की सतह, मतलब सतह की परिसज्जा कैसी करा रखी है, या फिर है ना परिसज्जा, फिर मतलब जो आपने कलर वलर सब कुछ करा रखा है, जो अरेंजमेंट जो इंटीरियर है वो कैसा है आपका, ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। ठीक है, और आपके घर में जो कॉटन्स वगैरह आपने पर्दे वगैरह लगा रखे हैं तो उनका टेक्सचर क्या है, जो पर्दे लगा रखे हैं तो उनका टेक्सचर क्या है, तो कह सकते हैं वस्त्रों का पोत देखना। ठीक है, वस्त्रों का जो भी वस्त्र आपने यूज़ कर रखे हैं या सोफे में जो कपड़े लगे हुए हैं वो सारी चीज़ों का भी ध्यान रखना है। ओके, फर्नीचर और प्रकाश का नियंत्रण, फर्नीचर किस तरीके का है आपका, ओके, फर्नीचर कैसा है उस तरीके से, तो इन सब चीज़ों का भी ध्यान यहाँ पर रखा जाता है। ये तत्व हैं, ओके, तत्व हैं, ये तत्व के अंतर्गत ही आपके आते हैं। आप वो वाले तत्व मत समझिएगा जो कला में यूज़ होते हैं, वो ही तत्व हैं, लेकिन क्योंकि चीज़ों से जुड़े हुए हैं ये, मतलब कमरे की बनावट, बनावट भी टेक्सचर की बात होती है। कपड़े की बनावट, कपड़े इस तरीके का कपड़ा ले रखा है आपने, तो है वो सिद्धांत ही, लेकिन आपने कहाँ पर, मतलब कपड़ों में किस सिद्धांत का यूज़ किया गया है, फर्नीचर में किस सिद्धांत का यूज़ किया गया है। ठीक है, इस तरीके से रंगों में किस सिद्धांत का यूज़ करते हुए आपने घर में रंग लगाए हैं, उस तरीके से प्रकाश की व्यवस्था करना। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आप ये चीज़ समझ रहे होगे। देखो, ये जो विषय मैं बोल रही हूँ इस समय, जो शब्द मैं यूज़ कर रही हूँ वो शब्द उन्हें समझ में आएंगे जिन्होंने थोड़ा सा मैनेजमेंट को डीपली पढ़ा हुआ है। ठीक है, नहीं तो आप तो सीधे कला के तत्व जो मेन होते हैं ना, वो उसी पर आप रेखा आकार इन्हीं सब चीज़ों पर अटके हुए रहोगे। ठीक है, रेखा आकार वगैरह पे, तो इसलिए कुछ चीज़ों को डीपली समझने के लिए आपको थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 21 है, अच्छी प्रकाश व्यवस्था से संबंधित तत्व कौन कौन से हैं? क्या कमरे की बनावट, रंग, सतह की परिसज्जा, या डी? तो यहाँ पर सभी सही होंगे। अच्छी प्रकाश व्यवस्था के लिए कमरे की बनावट भी देखनी होती है, रंग भी देखनी होती है, सतह की परिसज्जा भी देखनी होती है, तो यहाँ पर सभी ऑप्शन सही हो जाएगा। बिल्कुल सेम क्वेश्चन मैंने बना दिया, लग रहा है अभी जो लग रहा है क्या है वही। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, सर्वाधिक सुखद प्रकाश व्यवस्था है मिश्रित प्रकाश व्यवस्था, पीला प्रकाश, नीला प्रकाश, या विसरित प्रकाश व्यवस्था। तो ये जो विसरित प्रकाश व्यवस्था होती है ना, ये सर्वाधिक सुखद माना जाता है, क्योंकि ये डायरेक्ट नहीं पड़ता आपकी आंखों पे कि प्रत्यक्ष सूर्य की किरणें आपकी आंखों पे पड़ गई। ठीक है, तो ये विसरित जो प्रकाश व्यवस्था होता है ये इनडायरेक्टली आपको मतलब रोशनी देता है, इसलिए ये बहुत अच्छा माना जाता है। नीला प्रकाश की बात आई है, सबसे पहले क्या, पीला प्रकाश। पीला प्रकाश आपको याद होगा, आपने एक बल्ब देखा होगा, जिस बल्ब में क्या होता है, क्या होता है, सोडियम बल्ब होता है, सोडियम बल्ब। ओके, सोडियम जो बल्ब होता है वो क्या होता है, पीला प्रकाश देता है। ठीक है, बल्ब, और ये बहुत ज़्यादा बिजली को खाता है और कहीं ना कहीं थोड़ी चकाचौंध भी पैदा करता है। पहले के समय में जब नई नई बिजली आई थी गांव वगैरह में, तो क्योंकि ये सस्ते पड़ते हैं तो लोगों ने बहुत इसका यूज़ किया, लेकिन ये बिजली की बहुत ज़्यादा खपत करता है, अब तो लोग नहीं इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो सोडियम बल्ब जो होता है कैसा, पीला प्रकाश देता है, ध्यान रखिएगा अगर पूछा जाए आपसे तो। और इनसे समस्या क्या होती है, इनसे कोई भी चीज़ जो होती है स्वाभाविक नहीं दिखती है, मतलब जैसी चीज़ है, मान लो पीला प्रकाश पड़ रहा है तो वो चीज़ आपको पीले रंग की दिखेगी। ठीक है, स्वाभाविक रंग की चीज़ नहीं, वस्तु नहीं दिखती है, तो ये भी समस्या है। ठीक है, नॉर्मल रोज हमें घर में जो चीज़ है देखनी है कोई कलर की, वो दिख पीली रही है, ओके, तो समस्या होगी नहीं। तो इसीलिए इन चीज़ों का इस्तेमाल अगर पूछा जाए कहाँ किया जाता है सोडियम बल्ब का, तो खेल के स्थान हो गए, ठीक है, बाग बगीचे हो गए, सड़क हो गए, ऐसी जगह पर पीले प्रकाश का यूज़ किया जाता है। ओके, अब बात आती है किसकी, नीले प्रकाश की। तो नीला प्रकाश कहाँ यूज़ होता है, तो ये होते हैं कौन से, आपके मरकरी बल्ब। ठीक है, नीला प्रकाश कहाँ यूज़ होता है, इस्तेमाल होता है, ये होता है मरकरी बल्ब। ओके, मरकरी बल्ब। तो समस्या सेम रहेगी, इसमें भी क्या है, आपको कुछ चीज़ें कैसी नीली दिखेंगी। ओके, ठीक है, तो ये मतलब बस ये ध्यान रखना है, इसमें क्या होती है, मरकरी वाष्प भरी हुई होती है, क्योंकि मरकरी बल्ब इसको कह रहे हैं, तो इसमें मरकरी वाष्प पूछा जाए किस में भरी होती है, तो मरकरी बल्ब में कैसा प्रकाश देता है, ये तो नीले रंग का प्रकाश देता है। ठीक है, नीला नहीं, नीला और हरा दोनों देता है, दोनों, नीला प्लस हरा। ठीक है, मरकरी बल्ब कैसा प्रकाश देता है, नीला प्लस हरा। ठीक है, नीला प्लस हरा। ओके, ये ध्यान रखिएगा। ओके, बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, प्रकाश के प्रकार हैं 2, 3, 4, 5। कितने प्रकार हैं प्रकाश के, जल्दी बताइए। 2 प्रकार हैं, 3 प्रकार हैं, 4 प्रकार हैं, या 5 प्रकार हैं। तो जो प्रकाश के आपके प्रकार होते हैं वो कितने होते हैं, 5 प्रकार के प्रकाश होते हैं। कितने, 5 प्रकार के प्रकाश होते हैं। कौन कौन से होते हैं,
एक तो होता है कौन सा आपका प्रत्यक्ष प्रकाश, प्रत्यक्ष प्रकाश, ओके, प्रत्यक्ष प्रकाश। दूसरा क्या होता है प्रत्यक्ष प्रकाश के बाद क्या आता है अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष प्रकाश, प्रकाश। 3 क्या है आपका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष मिक्स दोनों हो गए, प्रत्यक्ष प्लस अप्रत्यक्ष, ओके, अप्रत्यक्ष, ठीक है, अप्रत्यक्ष, ठीक है। 4 क्या हो गया आपका, 4 हो गया आपका आंशिक प्रत्यक्ष, आंशिक प्रत्यक्ष। सब मतलब लौट फेर के एक जैसे ही नाम है, ठीक है, आंशिक प्रत्यक्ष हो गया। और क्या हो गया आंशिक अप्रत्यक्ष, आंशिक अप्रत्यक्ष, सॉरी 5वां है ये, 5वां है आंशिक अप्रत्यक्ष, आंशिक अप्रत्यक्ष, ठीक है, आंशिक प्रत्यक्ष और आंशिक अप्रत्यक्ष, ठीक है। तो कितने प्रकाश के प्रकार हो गए 5 हो गए, प्रत्यक्ष प्रकाश, अप्रत्यक्ष प्रकाश, आंशिक प्रत्यक्ष, आंशिक अप्रत्यक्ष और एक आंशिक प्रकाश, ठीक है। तो ये 5 प्रकार हो गए, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है प्रकाश का मापन किस इकाई के द्वारा होता है, फुट कैंडल, मीटर कैंडल, मीटर और डी ऑप्शन है निम्न में से कोई नहीं। तो जो प्रकाश का मापन होता है वो मीटर कैंडल के द्वारा होता है, ठीक है, ये इकाई है प्रकाश को मापने की, मीटर कैंडल, ओके, मीटर कैंडल प्रकाश मापने की क्या है इकाई है। क्वेश्चन नंबर 25 है किसी भी व्यक्ति को पढ़ते समय प्रकाश की व्यवस्था होनी चाहिए 30 से 70 फुट कैंडल, 40 से 70 फुट कैंडल, 50 to 100 कैंडल या फिर 80 to 200 कैंडल। जल्दी से बताइए किसको आंसर ये पता है, किस समय की बात हो रही है, पढ़ते समय की बात हो रही है, ठीक है, पढ़ते समय की बात हो रही है। तो पढ़ते समय आपको चाहिए कितना प्रकाश 30 से 70 फुट कैंडल, ए ऑप्शन बिल्कुल सटीक है। 30 to 70 फुट कैंडल, क्योंकि ये इकाई है फुट कैंडल, किसको प्रकाश के मापन की इकाई, ठीक है। अब बात आती है जो 40 से 70 दे रखा है ये किसके लिए है, तो ये जब आप डेस्क पर काम कर रहे हो, कोई भी नॉर्मल काम कर रहे हो डेस्क पर, ठीक है, डेस्क पर बैठे हैं आप, लगातार काम किए जा रहे हैं, तो कम से कम 40 से 70 फुट कैंडल प्रकाश होना चाहिए, ओके। 50 to 100 की अगर हम बात करते हैं तो कब सिलाई मशीन, क्योंकि हम होम साइंस के स्टूडेंट्स हैं तो हमें ये चीज़ ज़रूरी है, सिलाई मशीन पर जब हम काम करते हैं तो कम से कम 50 से 100 कैंडल, क्योंकि जो छोटी छोटी महीन सुई होती है उसमें धागा डालना बड़ा काम होता है, ओके। तो सिलाई मशीन के लिए कितना होना चाहिए 50 से 100 फुट कैंडल आपके पास प्रकाश होनी चाहिए। अब बात आ रही है 80 to 100 की, तो जब आप गहरे कलर के वस्त्र पर सिलाई कर रहे हो, गहरे रंग के वस्त्र पर सिलाई कर रहे हो तो आपको कितना रंग के वस्त्र, ठीक है, वस्त्र, तो आपको कितना प्रकाश चाहिए पूरा 80 to 200, ओके। गहरे रंग के वस्त्र पर आप सिलाई कर रहे हो तो 80 से 100 फुट कैंडल प्रकाश होना चाहिए। पढ़ते समय मेन है 30 से 70 फुट कैंडल प्रकाश की व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये आज की क्लास थी, कैसी लगी, उम्मीद है अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को शेयर करें, लाइक करें, और क्वेश्चन का लेवल कैसा है हमें ज़रूर बताएं। और ये सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि अगर नहीं भी पूछे गए हैं तो पूछे जाएंगे, और काफ़ी क्वेश्चन पूछे भी गए हैं, ठीक है। तो मिलते हैं ऐसी ही वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा सभी लोग, लाइक करते जाइएगा, और अच्छा सा कमेंट हमारे लिए ज़रूर छोड़िएगा। और आपको अगर कुछ गलत लगता है तो वो भी आपका स्वागत है, वो भी आप लिख सकते हैं, पर आप ज़रूर कमेंट करिएगा। तो पढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।